फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक है जो कि अपना रिमेनिंग बचा हुआ सेल का पार्ट है, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने सेल का कुछ पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जो रिमेनिंग बचा है वो अपन सेल पार्ट सेकंड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द सेल। इससे पहले अपन ने डिस्कस कर लिया था डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड मीनिंग ऑफ द सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये तीनों अपन ने डिस्कस किए थे पार्ट फर्स्ट के अंदर। इसके अंदर डिस्कवरी के मैंने बताया था आपको डिस्कवरी के बारे में कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ द सेल, सेल का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जो कि ये सेल की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई। इसके अंदर ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस वगैरह, सेल मेम्ब्रेन वगैरह, ये सब जानकारी एंड लिस्ट नेम मैंने आपको सेल पार्ट फर्स्ट के अंदर किए थे। अब बात करें सेल के अगले स्टेप के बारे में, तो अगला स्टेप है टाइप ऑफ द सेल। सेल कितने टाइप का होता है या सेल कितने पार्ट के अंदर होता है। सेल का अगर पार्ट की बात करें, टाइप की बात करें, तो सेल को अपन मेनली दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन बात करें अपन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन हो गया सेल मेम्ब्रेन और सेकंड हो गया साइटोप्लाज्म। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म। तो अब अपन रिमेनिंग है सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले सेल पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। तो अब अपन बात करेंगे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल या आउटर बॉडी ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो सेल के चारों ओर जो ये मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है उसे अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या डेफिनेशन क्या है इसकी सेल मेम्ब्रेन की? आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि सेल मेम्ब्रेन डेफिनेशन क्या थी सेल मेम्ब्रेन की? आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसे अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकंड बात करें मेडअप ऑफ द सेल, सेल किन किन कंटेंट से मिलकर बना होता है? सेल मेनली तीन कंटेंट से मिलकर बना होता है। सबसे फर्स्ट वन अगर बात करें तो प्रोटीन। सबसे फर्स्ट वन क्या है? प्रोटीन। फिर सेकंड बात करें अपन तो फैट, और थर्ड वन अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोटीन कितनी मात्रा के अंदर होता है? प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर 55% से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है 55%। सेकेंड वन बात करें अगर फैट 40% फैट से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। थर्ड बात करें तो न के बराबर होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसकी मात्र 5% सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। तो अब बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन में सबसे मेनली कौन सा प्रोटीन होता है? लिपोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? लिपोप्रोटीन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया प्रोटीन। और अगर फैट की बात करें, फैट तो फॉस्फोलिपिड। कौन सा? फैट फॉस्फोलिपिड, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और क्या है सेल मेम्ब्रेन? आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन। और अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो किन से मिलकर बना होता है? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। क्या अमाउंट में होता है प्रोटीन? प्रोटीन 55% अमाउंट में होता है। और सेकेंड वन अगर बात करें फैट की, तो फैट होता है 40% के अंदर और कार्बोहाइड्रेट होता है 5% के अंदर। अब प्रोटीन कौन सा प्रोटीन काम में आता है? प्रोटीन आता है लिपोप्रोटीन। और अगर फैट की बात करें तो कौन सा फैट काम आता है? फॉस्फोलिपिड। ये इनकी अमाउंट की मात्रा होती है कि 55% लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, 40% फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, और कार्बोहाइड्रेट से 5% मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। दो टाइप में पढ़ा था। टाइप कितने थे? दो सेल के दो टाइप थे। सबसे फर्स्ट वन सेल मेम्ब्रेन और सेकंड वन बात करें अपन साइटोप्लाज्म।
ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन अपन ने डिस्कस कर लिया है। सेकंड वन अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड, ये हो गया न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे अपन क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर प्लाज्मा जो कि फ्लूइड और ऑर्गेनेल्स दो कंटेंट से मिलकर बना होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? डेफिनेशन क्या है इसकी, साइटोप्लाज्म की? क्या डेफिनेशन साइटोप्लाज्म की अगर बात करें डेफिनेशन की, तो सेल मेम्ब्रेन, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच जो फ्लूइड कंटेंट होता है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स और वाटर फ्लूइड होता है, उसको अपन पूरे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये हो गई साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन। अब अगर साइटोप्लाज्म के साथ अगर बात करें तो कुछ वर्ड आते हैं साइटोप्लाज्म से रिलेटेड वर्ड आते हैं। जैसे तो मैं आपको बताता हूँ साइटोप्लाज्म से रिलेटेड कुछ वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें साइटोप्लाज्म से रिलेटेड वर्ड की, तो न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या आता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल की आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो फ्लूइड भरा होता है, इन दोनों के बिटवीन जो फ्लूइड भरा होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेकंड अगर बात करें साइटोसोल। क्या होता है साइटोसोल? न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हो गया? न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों के बीच जो फ्लूइड पार्ट भरा हुआ है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोसोल की अगर बात करें तो साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल ये होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के में क्या क्या होता है? ऑर्गेनेल्स और फ्लूइड वॉल्यूम, ये दोनों से मिलकर बना होता है साइटोप्लाज्म। तो और साइटोसोल क्या होता है? अगर इस फ्लूइड वॉल्यूम या इस साइटोप्लाज्म के अंदर से अगर ऑर्गेनेल्स को बाहर निकाल दिया जाए तो जो फ्लूइड कंटेंट बचता है, जो फ्लूइड बचता है, उसे अपन क्या कहते हैं? साइटोसोल। और साइटोसोल की मात्रा क्या होती है सेल के अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है? साइटोसोल की मात्रा अगर 100% अपन साइटोप्लाज्म को मानते हैं कि 100% अगर साइटोप्लाज्म है ये, इसके अंदर ये पूरा अगर 100% मानते हैं तो 70% केवल साइटोसोल रहता है। क्या रहता है? साइटोसोल। क्या होता है साइटोसोल? साइटोप्लाज्म के अंदर से ऑर्गेनेल्स, जो ये छोटे ऑर्गेनेल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी एपरेटस, और ये वैक्यूल्स हो गए और माइक्रोट्यूबुल्स हो गए। इन सब ऑर्गेनेल्स को अगर बाहर निकाल दें साइटोप्लाज्म के अंदर से तो जो फ्लूइड बचता है उसे अपन कहते हैं साइटोसोल। और इसकी मात्रा कितनी होती है? 70%। यानी साइटोसोल के अंदर, सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर 70% केवल वाटर फ्लूइड की मात्रा होती है और 30% अगर अपन बात करें तो इन ऑर्गेनेल्स की मात्रा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया साइटोसोल। ये हो गया साइटोसोल। और एक ही इन्हीं से रिलेटेड एक वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? इनसे रिलेटेड एक वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया और ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों के फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ फ्लूइड और कुछ कंटेंट, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर भरा हुआ ये जो पूरा साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स है तो उसकी कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर अपन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला दें तो क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो ये मैंने इससे साइटोप्लाज्म से रिलेटेड कुछ
वर्ड बताए, आपको कुछ डेफिनेशन बताई है। तो अब अपन बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। टाइप ऑफ द सेल पढ़ रहे हैं अपन। इसमें सबसे पहले अपन ने बात की थी सेल मेम्ब्रेन की, और सेकंड वन दो टाइप में बांटा था अपन ने सेल को, कि क्या होता है, दो टाइप में होती है सेल। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन और सेकंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन की अपन ने बात कर ली, क्या स्ट्रक्चर फंक्शन। सबसे सेल मेम्ब्रेन की अपन ने बात करी है कि भाई सेल आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल की आउटर बाउंड्री होती है, कैसे कैसे मतलब अमाउंट से या किस कंटेंट से मिलकर बनता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन मिलकर बना होता है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन में कौन सा, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, इनसे मिलकर बना होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उनके अपन ने परसेंट की बात भी की है कि उसमें कितने अमाउंट में कितना परसेंट प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है। और फिर अपन ने अगले बारे में फंक्शन की बात की। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले एंट्री और एग्जिट। सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का एंट्री और एग्जिट को डिस्कस करती है कि किस कंटेंट को एंटर करना है, किसको एग्जिट करना है, ये कौन फंक्शन करता है, ये किसका वर्क होता है, सेल मेम्ब्रेन का वर्क, ठीक है। और सेकंड वन, अगर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात की अपन ने, तो सेल मेम्ब्रेन का सेकंड वन फंक्शन था कि ये जो सेल होती है उसको क्या करती है, शेप देती है। सेल को शेप कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और थर्ड वन अपन ने बात की थी फंक्शन की, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की, कि ये क्या करता है, जो ऑर्गेनेल्स होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये तीन अपन ने फंक्शन की बात की थी सेल मेम्ब्रेन की। क्या होता है, एंट्री और एग्जिट, इन दोनों को वो डिसाइड करती है किसको एंट्री, किस कंटेंट को एंट्री देनी है, किसको एग्जिट करना है। और सेकंड वन, ये सेल का साइज डिसाइड करती है सेल मेम्ब्रेन। और थर्ड वन, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। तीन फंक्शन की बात की थी। और सेकंड टाइप की बात करें साइटोप्लाज्म, सेकंड टाइप कौन सा था, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया कि साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स दोनों से मिलकर क्या बनता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, दोनों के बिटवीन जो फ्लूइड भरा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और फिर उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स की बात की थी, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसोल और न्यूक्लियोप्लाज्म। इन तीनों वर्ड्स की डेफिनेशन की बात की थी अपन ने। अब आगे अपन बात करते हैं, इसको ब्रॉडली लेवल पर पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म को। तो साइटोप्लाज्म को अगर बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म क्या बताया था अभी मैंने, साइटोसोल और ऑर्गेनेल से मिलकर बना होता है। और अब साइटोसोल की बात करें तो साइटोसोल 70% साइटोसोल होता है, जो कि क्या होता है, केवल वाटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, केवल वाटर फ्लूइड होता है साइटोसोल। ये हो गया साइटोसोल की बात। और अगर अब अगली बात करें अपन सेल्यूलर ऑर्गन की, क्या, सेल्यूलर ऑर्गन। फर्स्ट क्या होता है साइटोप्लाज्म में, सबसे पहले होता है साइटोसोल, और सेकंड वन होता है सेल्यूलर ऑर्गन। साइटोसोल की बात कर दी, 70% वाटर फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब सेल्यूलर ऑर्गन की बात करें, सेल्यूलर ऑर्गन कौन से हैं, जो मैंने आपको पिछले पार्ट फर्स्ट के अंदर एनलिस्ट करवाए थे। इसके अंदर जैसे कि बात करें सेल्यूलर ऑर्गन क्या क्या है, सबसे पहले लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियस। अब मैं आपको ऑर्गन और ऑर्गेनेल्स के बारे में बताता हूँ। ऑर्गन जो अपने जो बॉडी होती है उसके सिस्टम, जो पूरा सिस्टम ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बनता है, उसी तरह ये ऑर्गन होते हैं, लेकिन ये उनसे थोड़े छोटे होते हैं। क्या, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स। तो अपन सेल्यूलर ऑर्गन की बात करें, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल्यूलर ऑर्गन की बात करें, तो सेल्यूलर ऑर्गन मैंने आपको एनलिस्ट करवाए थे, जैसे कि न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस। उसके बाद मैंने बात की माइटोकॉन्ड्रिया की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरियोक्सियम, वैक्यूल्स, सेंट्रल वैक्यूल्स, गोल्जी एपरेटस और न्यूक्लियोलस। ये सब ये क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। तो अपन इन सबको ब्रॉडली पढ़ेंगे, इन सब के बारे में एक एक बारे में, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले अपन सेल्यूलर ऑर्गन के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे, सेल्यूलर ऑर्गन, एंडोप्लाज्मिक सेल्यूलर ऑर्गेनल्स।
क्या बात करेंगे सबसे पहले? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। कौन से? सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड वन क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है उसके बाहर आपको दिख रहे हैं जो रफली टाइप दिख रहे हैं, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है इससे आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ क्यों होता है, खुरदरा क्यों होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ क्यों होता है? तो अगर बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सतह होती है उसके ऊपर राइबोसोम और ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इसकी सतह रफली पाई जाती है, तो इसे अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। क्या होता है? एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये स्मूथ, इसकी सतह स्मूथ होती है, इसलिए इसे अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। ये इसका एक बताया मैंने। इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं जबकि इसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। अब अगर बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन सेल के अंदर ये होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये काम करता है फैट सिंथेसिस और फ्लूइड सिंथेसिस। फ्लूइड सिंथेसिस का काम करता है, इसका फंक्शन होता है फ्लूइड सिंथेसिस और स्टेरॉइड सिंथेसिस। और मेनली क्या काम होता है इसका? मेन काम डिटॉक्सिफिकेशन। क्या काम होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। तो अगर बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो क्या वर्क करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है। ठीक है। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें अपन, तो क्या करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? फैट सिंथेसिस, फ्लूइड सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस एंड सबसे मेनली डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? कोई भी टॉक्सिक होता है उसके लेवल को कम करना है या उसका मतलब उसके लेवल को बिल्कुल घटाना, उसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर अगर कोई मतलब अगर कोई जहर अगर हो तो उसके जो लेवल होती है, उसकी मात्रा होती है, उसको कम करना या बिल्कुल घटाना, उसे क्या कहते हैं? उसके टॉक्सिक इफेक्ट को बिल्कुल कम करना, उसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क, और ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? फैट सिंथेसिस, फ्लूइड सिंथेसिस, स्टेरॉइड एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ये इनके मेनली वर्क हो गए। ठीक है। ये हो गया अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक ऑर्गेनेल, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स की अपन ने बात कर ली है। और अब सेकंड वन अगर बात करें अपन सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स की, तो अब बात करते हैं अपन राइबोसोम की। सेकंड वन क्या है? राइबोसोम। क्या होता है राइबोसोम और क्या वर्क करता है राइबोसोम? राइबोसोम दो टाइप के राइबोसोम होते हैं। एक तो सबसे पहले अगर बात करें राइबोसोम की टाइप की, तो सबसे पहले कौन सा टाइप आता है? फ्री राइबोसोम। सेकेंड बात करें अपन
तो क्या आता है बाउंडेड, बाउंडेड क्या, फ्रीली राइबोसोम और बाउंडेड राइबोसोम। फ्रीली राइबोसोम क्या होते हैं, फ्रीली राइबोसोम क्या होता है, फ्रीली राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली इधर उधर घूमते रहते हैं उसे फ्री राइबोसोम कहते हैं। और बाउंडेड राइबोसोम क्या होते हैं, बाउंडेड राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं उसे बाउंडेड राइबोसोम कहते हैं। तो ये इसके दो टाइप हो गए, फ्री राइबोसोम और बाउंडेड। फ्री क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और बाउंडेड क्या होता है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं उसे बाउंडेड राइबोसोम कहते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ये जैसे राइबोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, दो भागों में होता है ये, डीएनए और प्रोटीन। किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, राइबोसोम। ये हो गए राइबोसोम की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अपना सेकंड ऑर्गेनल कंप्लीट हुआ है। और फ्रेंड्स अगर बात करें अगर इसके वर्क की, इसके फंक्शन की अगर बात करें अपन राइबोसोम, तो राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। क्या फंक्शन होता है राइबोसोम का, ये जो अपन सेकंड ऑर्गेनल्स राइबोसोम की अपन बात कर रहे हैं उसका मेनली फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब अगर आप रिमेम्बर करें तो अपन ने ये फंक्शन किसका बताया था, प्रोटीन सिंथेसिस का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्या बताया था कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो राइबोसोम कैसे करता है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एक वर्ग दो ऑर्गेनेल्स कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक ही डिफरेंस था। वो डिफरेंस क्या था कि इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं इसलिए ये रफली होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की सतह पर जो राइबोसोम एब्सेंट होते हैं इसलिए ये स्मूथ होता है। तो अगर राइबोसोम इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर है तो राइबोसोम का क्या वर्क बताया था मैंने, प्रोटीन सिंथेसिस का। अगर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं तो वो क्या वर्क करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करेंगे। इसलिए राइबोसोम का वर्क क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया राइबोसोम का वर्क। ये अपन ने सेकेंड ऑर्गेनल्स की बात कर ली, राइबोसोम ये कंप्लीट हुआ अपना। और अगर अपन इसके सेकंड नाम की भी बात करें, राइबोसोम का एक सेकंड नाम भी होता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों होता है प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है इसलिए अपन इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब थर्ड वन अगर बात करें अपन राइबोसोम के बारे में, तो क्या क्या वर्क बताया मैंने राइबोसोम का, कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, उसे अपन प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें थर्ड वन अगर बात करें तो थर्ड ऑर्गेनल्स की बात करें अपन, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या वर्क होता है गोल्जी एपरेटस का, ये आपको दिखाई दे रहे हैं सेल के स्ट्रक्चर के अंदर गोल्जी एपरेटस। ठीक है, क्या वर्क होता है गोल्जी एपरेटस का, गोल्जी एपरेटस के मेनली 3 वर्क होते हैं। क्या वर्क होते हैं गोल्जी एपरेटस के, सबसे पहले प्रोसेसिंग करना, फिर स्टोरिंग, स्टोर्ड, स्टोर्ड या पैकिंग। ठीक है, और तीसरा वर्ग क्या होता है गोल्जी एपरेटस का, ट्रांसफॉर्मिंग। क्या वर्ग होते हैं गोल्जी एपरेटस की, प्रोसेसिंग, स्टोर या पैकिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। ये तीनों वर्क किसके लिए करता है गोल्जी एपरेटस, ये तीनों वर्क करता है गोल्जी एपरेटस
ये वर्क करता है जो भी सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स है उनके जो भी जितने भी कंटेंट बनाते हैं, जैसे प्रोटीन है, तो अगर राइबोसोम की बात करें अगर, तो राइबोसोम का क्या काम होता है? राइबोसोम का काम होता है केवल प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना, ना कि उसको स्टोर करना या उसको ट्रांसफॉर्मिंग करना। तो राइबोसोम का काम हो गया प्रोटीन सिंथेसिस का। क्या काम हो गया राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस का। तो गोल्गी एपरेटस क्या करेगा इसका? सबसे पहले प्रोसेसिंग करेगा, जो अगर प्रोटीन यूज में आएगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, जो प्रोटीन यूज में आएगा सेल यूज करेगी, वो प्रोटीन यूज हो जाएगा, जबकि जो यूज में नहीं रहेगा तो उसका क्या करेगी? प्रोसेसिंग करेगी, उसको इकट्ठा करेगी, फिर उसको स्टोर्ड करेगी। जैसे राइबोसोम क्या काम है? राइबोसोम का सबसे पहला वर्क क्या था? राइबोसोम का वर्क था केवल प्रोटीन सिंथेसिस करना, और गोल्गी एपरेटस का इसके बाद केवल राइबोसोम का केवल यही वर्क होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करे, उसके बाद से गोल्गी एपरेटस का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या करता है गोल्गी एपरेटस? प्रोसेसिंग करता है, फिर पैकिंग करता है, फिर ट्रांसफॉर्मिंग करता है। सबसे पहले अगर अपन किसी चीज को अगर पैक करें, तो अगर कोई वस्तु अपन ने बनाई है, तो अगर उसको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, किसी ट्रांसफर दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है, तो उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसकी पैकिंग करनी पड़ती है, उसके बाद अपन उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये तीनों वर्क कौन करता है? गोल्गी एपरेटस। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हो गई गोल्गी एपरेटस के फंक्शन के बारे में। और अगर अपन गोल्गी एपरेटस की बात करें, तो गोल्गी एपरेटस को अपन एक सेकंड नाम भी होता है गोल्गी एपरेटस को। जैसे राइबोसोम को अपन प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, वैसे ही गोल्गी एपरेटस को अपन किसके नाम से जानते हैं? गोल्गी एपरेटस को अपन सेकंड नाम था गोल्गी एपरेटस का पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, क्या फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का? या नहीं, मतलब सॉरी, सेकंड नाम क्या है गोल्गी एपरेटस का? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस कैसे? जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर एक डाक को दूसरी डाक की मतलब दूसरी जगह पहुंचाना रहता है, उसी तरह गोल्गी एपरेटस का वर्क सेल के अंदर पोस्ट ऑफिस की तरह होता है, जो कि राइबोसोम के द्वारा बनाए गए प्रोटीन को अलग अलग ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेन के पास पहुंचाने का काम क्या होता है? कौन करता है? गोल्गी एपरेटस। इसलिए अपन इसको सेकंड नाम नोट कर लेना। आप क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल, दैट इज कॉल्ड गोल्गी एपरेटस। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हो गई थर्ड ऑर्गेनेल्स की। अगर बात करें अपन फोर्थ ऑर्गेनेल्स, ये अपन ने डिस्कस कर लिया थर्ड ऑर्गेनेल्स, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। और अब बात करें थर्ड ऑर्गेनेल्स की। थर्ड ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है सेल के अंदर, उसके जो सेकंड वन नंबर पे आता है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब अपन फोर्थ अपन बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को के बारे में सब जानते हैं। क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल। क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? सेकंड नेम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? पावर हाउस ऑफ दी क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया? पावर हाउस ऑफ दी सेल। क्या काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ दी सेल के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि क्या काम करती है सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करती है एनर्जी प्रोवाइड करने का। कैसे प्रोवाइड कराती है सेल को एनर्जी? तो सेल को एनर्जी सबसे पहले कौन प्रोवाइड करवाता है सेल को एनर्जी?